नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, जोड़िए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। आज हॉट टॉपिक प्रोग्राम का नाम है, लेकिन ये टॉपिक हॉट नहीं है, ये दर्दनाक है। इस देश के लिए दर्दनाक खबर है। 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं और ये 5 जवान इंडियन एयरफोर्स के विमान के क्रैश में शहादत इनकी हुई है। 2 टुकड़ों में AN-32 इंडियन एयरफोर्स का विमान 2 टुकड़ों में बट गया। एयरबेस पर आग लग गई। लैंडिंग के वक्त जो है ये क्रैश हुआ, आग लगी, क्रैश हुआ, 2 हिस्सों में बट गया। 5 जवानों की शहादत पर सबसे पहले अब हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने देश के हर जवान के साथ अपनी संवेदना, उनके परिवार के साथ सांत्वना और उनको श्रद्धांजलि, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। नैतिक रूप से भी हमें ये करना चाहिए और पूरे देश को, मैं सारे दर्शक जो है हमारे, सबसे पहले ये विषय खबर लाने के पीछे का मकसद यही था कि इस देश में और कोई तो चर्चा करे न करे, हम अपने देश के उन जवानों के लिए 1 मिनट ही सही मौन होकर के कम से कम उनको श्रद्धांजलि तो दें। बाकी सिस्टम निष्ठुर है। निष्ठुर क्यों कहूँगा? ये जो विमान क्रैश हुआ है, ये विमान 1980 में भारतीय वायुसेना ने इस्तेमाल करना शुरू किया। 1980 से 2026, 46 साल पुराना विमान। मैं अभी अलग-अलग खबरों के जो बीच-बीच के हम लोग जहाँ से खबर देखते हैं कि बीच में 2 लाइन में खबर होती है, बाकी तो मोदी चालीसा होती है। तो बीच में 2 लाइन की खबर मिली कि इंडियन एयर फोर्स इस AN-32 को अब हटाने की तैयारी कर रहा था, बदलने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तैयारी कैसे होती है बदलने की तैयारी? ये कपड़ा तो है नहीं विमान कि आज हमको कपड़ा बदलना है, तो हम चले गए, आधे घंटे में मॉल पहुँच गए, शोरूम पहुँच गए, दुकान पहुँच गए, कपड़ा शर्ट ले लिया और शर्ट पुरानी उतार के रख दी, नया पहन। ये एक पूरी प्रक्रिया होती है। विमानों की खरीद, सौदे, आपको पता है भारत में तो 10-10 साल सौदों में लग जाते हैं। डिलीवरी होते-होते 2-2 दशक हो जाते हैं, 2-2 दशक लग जाते हैं। मैं कहूँ तो मैं देशद्रोही हूँ। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हमारे देश के वायुसेना प्रमुख ने कहा था, राजनाथ सिंह उस मंच पे मौजूद, और वहीं कहा था कि हमारे देश में तो ऐसी-ऐसी डील भी हम करते हैं कि डील करते वक़्त हमें पता होता है मिलने वाला नहीं है। ये डील नहीं पूरी होने वाली है, आपूर्ति नहीं हुई। HAL को कितनी बार हमारे इंडियन एयर फोर्स के चीफ फटकार लगा चुके हैं तेजस को लेकर के। तेजस का प्रोजेक्ट कब का चल रहा है? हमारे अगर मंच के भाषणों में सुनेंगे तो 100 तेजस आएंगे, दुश्मन थर-थर कांपेंगे, पाकिस्तान हिलेगा, चीन झुक जाएगा। कितने तेजस हैं? कितने तेजस हैं? कितने तेजस बन के आए? हम इंजन का कब से इंतजार कर रहे हैं जी अमेरिका से। बहुत सारी बातें हैं। ऐसे दुखद मौकों पर भी करना पड़ता है, लेकिन ये मौके सिर्फ श्रद्धांजलि के लिए नहीं आते हैं। ये मौके आते हैं जब सवाल खड़े हों। ऐसे दुखद मौकों पर सवाल खड़ा करना ज़रूरी भी है। कम से कम इस मौके को की नज़ाकत को समझते हुए सरकार जवाब दे दे। 46 साल पुराना विमान जिसको हटाए जाने की बात हो रही है, अब तक इसको रिप्लेस कौन करेगा, इस बारे में सरकार के पास कोई फाइल नहीं तैयार है। कोई 2 विकल्प मुझे गिना दिया जाए, मीडिया रिपोर्ट ही मैं बता रहा हूँ, आपको दिखाऊँगा स्क्रीन पर कि बदला जाना है, इसको रिप्लेस किया जाना है। रिप्लेसमेंट के लिए ऑप्शन होते होंगे ना कि रिप्लेस किया जाएगा तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन कोई बता दे, कौन से ऑप्शन है? मैं हेमंत भाई के पास चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फ़ोटोग्राफ वगैरह भी दिखा दूँ, खबर भी दिखा दूँ ज़रा। ज़रा हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश, पायलट समेत 5 की मौत। लैंडिंग के दौरान आग लगी, 2 हिस्सों में टूटा विमान। असम के जोरहाट एयरबेस पर हादसा हुआ है, एयरबेस पे हादसा हुआ है। आगे चलिए, आगे अगला। असम में जोरहाट के रौरिया इंडियन एयरबेस पर शनिवार सुबह 10 बजे लैंडिंग के दौरान वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 5 जवानों की मौत हो गई।
इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम शामिल हैं। एक को पायलट घायल हो गया है। को पायलट अभी मतलब आप समझिए कि संघर्ष कर रहा है जीवन और मृत्यु के बीच, क्रिटिकल कंडीशन में इलाज है, उसका चल रहा है, ऐसी खबर है। अग्निवीर हादसा उस समय हुआ जब विमान एयरबेस पर उतरने की कोशिश कर रहा था। हादसे के बाद उसमें आग लग गई और 2 हिस्सों में टूट गया। यह AN-32 मालवाहक विमान था जिसका इस्तेमाल सैनिकों और सामान की ढुलाई के लिए किया जाता है। हादसे की वजह सामने नहीं आई। चलिए आगे देखिए, ये जो हमने कहा था ना, न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय वायुसेना अपने पुराने AN-32 और IL-76 मालवाहक विमानों को बदलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ताकि भविष्य में सैनिकों, हथियारों और सैन्य ढुलाई की जरूरतें पूरी की जा सके। यानी ये किसकी एजेंसी है? सरकारी एजेंसी जैसे ही काम करती है। उसकी रिपोर्ट है कि वायुसेना इतने पुराने, इसमें भी लिखा है पुराने AN-32 और IL-76 को बदलने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी खरीदे जाएंगे। सौदा भी नहीं हुआ है, सौदे प्रोसेस भी नहीं शुरू हुआ है। अगर हम कोई जानकारी होगी हेमंत भाई के पास तो बताएंगे, मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई प्रोसेस भी अभी शुरू हुआ। और आगे चलिए, ये जरा देखिएगा गौर से। जनवरी से जून तक वायुसेना के विमानों से जुड़े हादसे, पिछले 6 महीने में 5 हादसे हो चुके हैं। सिर्फ हम इसी पर नहीं कि एक हादसा हुआ है। हमारे यहाँ वायुसेना, हमारे रक्षा मंत्री मंच से आज ही भाषण दिए हैं कि हमारी सेना, हमारी वायुसेना विदेशों में भी लोगों को बचाती है। अपने देश में तो अपने जवानों को, अपने जिनके एक एक पायलट की कीमत, एक एक जवान की कीमत पे कोई लगा नहीं सकता है। उनकी शहादत तो नहीं रोक पा रहे हो। इस 2026 का है सामने, 2026, 21 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनी विमान नियमित उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दोनों पायलट सुरक्षित रूप से इजेक्ट हो गए। कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। हालांकि जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई। ठीक है। 7 फरवरी 2026 एक HAL तेजस लड़ाकू विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे से बाहर चला गया। बाद में रिपोर्टों में सॉफ्टवेयर गड़बड़ी को कारण बताया गया। पायलट बच गया, हालांकि उसे चोट आई। 5 मार्च 2026 असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में ट्रेनिंग के दौरान सुखोई 30 MKI क्रैश हो गया। दोनों पायलट्स की मौत हो गई थी। इनमें एक पायलट ऑपरेशन सिंदूर से भी जुड़े हुए थे, उनकी भी मौत। 17 अप्रैल 2026 पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वायुसेना के लड़ाकू विमान की हार्ड लैंडिंग हुई। प्लेन का अंडर कैरेज यानी विमान का निचला हिस्सा खराब हो गया था, जिसके कारण वह रनवे पर टकरा गया। इससे रनवे 11 घंटे बंद रहा। 4 आपने पढ़ लिया, 5वां आज, जिसमें 5 की शहादत हुई। यानी 6 महीने में 7, 5 आज, 2 पहले सुखोई 30 MKI में 7 जवानों की शहादत हो चुकी है। एक एक एयरफोर्स का एक एक जवान तैयार करने में आप समझ लीजिए कि पूरे देश की भावनाएं उससे जुड़ती हैं। मैं पैसे की बात ही नहीं करूंगा, पूरे देश की भावना जुड़ती है। स्क्वाड्रन लीडर की आज शहादत हुई है। जरा इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट लाइए, इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट। द इंडियन एयरफोर्स डीपली रिग्रेट्स द लॉस ऑफ 5 personnel in the AN-32 एक्सीडेंट एट जोरहाट, असम। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमरन कुमावत, अग्निवीर वायु दानिश आलम made the supreme sacrifice in the line of duty. Indian Air Force extends its deepest condolences to the bereaved family and stands firmly with them in this hour of grief. फोटोग्राफ दिखाइए कम से कम इन शहीदों को एक बार नमन। मैं सबसे कह रहा हूं, इन शहीदों को नमन एक बार करने का है। ये अग्निवीर
खेमराम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम की फोटोग्राफ है। आगे चलिए। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, ये दोनों हैं सामने। अगला लाइए। ये सार्जेंट जितेंद्र शर्मा। ये 5 जवान हमारे योद्धा अब हमारे बीच नहीं हैं। हमारे ही तरफ से नहीं, पूरे देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक की तरफ से हम इनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन इस श्रद्धांजलि के साथ सवाल जरूर खड़े होंगे। हेमंत भाई, 1980 रूस का विमान अब तक इस्तेमाल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसको बदलना है, लेकिन बदलने की क्या तैयारी है? भाषण सुनिए तो मोदी जी ने 2014 के पहले देश में कुछ नहीं था, सब मोदी जी ने किया। ये विमान 2014 के पहले आए थे, 2014 के बाद मोदी जी ने क्या किया, मुझे ये बता दो आप। बस इतना। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो हादसा हुआ है वास्तव में बड़ा चिंतनीय भी है, और जो शहीद हुए हैं हमारे जवान और अधिकारी, उनको भी नम्र श्रद्धांजलि। लेकिन वास्तव में ये आंखें खोल देने वाला है। 84 के अंदर हमने 123 जहाज खरीदे थे, और ये यूक्रेनियन ओरिजिन का है। बेसिकली जब यूएसएसआर होता था तो यूक्रेनियन ओरिजिन का है। 123 जहाज हमने लिए थे। आज की तारीख में सर्विस में 100 के आसपास। और इसमें से सरकार बहुत करे कि अब बदलने वाले हैं, ये वाले हैं। असलियत ये है कि इनमें से कम 60 जहाजों का लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए उनके रिन्यूअल पे काम चल रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से हो जाए और इनकी लाइफ साइकिल बढ़ाया जा सके। 2029 तक 60 जहाजों की आयु बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, उस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। आशीष भाई, इस जहाज को AN-32 को एंटोनोव 332 कहते हैं, और ये भारतीय वायुसेना का जो वर्क हॉर्स कहते हैं ना, कि जो कामकाजी घोड़ा, मतलब 7 टन मीडियम लिफ्ट का जहाज है ये, और 7 टन तक एक बार में वजन ले जा सकता है। कार्गो, प्लेन, पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में बहुत छोटे रनवे पे उतरने में सक्षम है। ट्विन इंजन जहाज है, और लगातार 42 साल से 80s के मिडिल में और 90s के शुरू में ये जहाज डिलीवर हुए थे यूक्रेन से हमें। ठीक, आज की तारीख में परिस्थिति ये है कि आपने कहा कि जहाज बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे यहाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जहाज खरीदना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। और मोदी जी का तो आपको पता ही है, 2014 के बाद कितने लिए हैं, ये हम सवाल पूछेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत भक्तों को हो जाए। आज की तारीख में आशीष भाई, सरकार कुछ भी कहते रहे, हकीकत में आपको बता दूं तो आपके भी कान खुल जाएंगे। इस देश के अंदर हमारा रक्षा का बजट 7,85,000 करोड़ है। ठीक, दुनिया की टॉप स्पेंडिंग कंट्रीज में से एक है हम। और ये बेसिकली लगातार आपको पता है कि हर साल बढ़ता जाता है। इस बार हमारा 15% के आसपास का इंक्रीज है लास्ट ईयर की तुलना में, जो 6,81,000 करोड़। लेकिन जब आप बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं ना मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता, वो थोड़ी सी उसकी असलियत बता दूं मैं आपको। भारत के अंदर अगर आप ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे, आपने HCL का जिक्र किया, उस पर भी आऊंगा। अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो भारत के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसकी हालत बता देख लीजिएगा, कल्पना कर लीजिए। 7,86,000 करोड़ में से केवल 29,100 करोड़ रुपए R&D के लिए है, तीनों फोर्सेस के। उसमें DRDO, बाकी सब कुछ आ गया उसके अंदर। ठीक, जब ये जो बजट है पूरे का पूरा, इसमें अगर आप देखेंगे पहले ही आज की तारीख में ये 3.7 से 4% के ऊपर है। अपने जो बात करेंगे R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आपको ना आत्मनिर्भरता, वो सारी चीजें। और अगर इसको ओवरऑल देखेंगे तो जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय ये जो परसेंटेज थी, ये 4.7% थी 2014 में। तो इंडिजिनस जो आप आत्मनिर्भरता की बात करते हो, मेक इन इंडिया की बात करते हो, R&D के लिए 4.7 से घट करके ये 3.7 से 4% आया है। तो हो गया स्वदेशी, और सारा चीज तो हो गई ना, आपके लिए क्लियर होगी। हाई एंड टेक्नोलॉजी आशीष भाई कोई एक दिन में तैयार नहीं होती, इट्स ए प्रोसेस। और जो आपने HCL का नाम लिया, HCL अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार नहीं है। HCL को लेकर के जो रुख है सरकार का, उसको भी एक बार देखिएगा। जो ये राफेल जहाज आप लेकर के आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या फैसला किया था कि 18 जहाज ऑफ द शेल्फ आएंगे उड़ते हुए वहां से रेडीमेड, और बाकी सारे जहाज हिंदुस्तान के अंदर HCL करेगा, अलोंग विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अलोंग विद टेक्निकल टेक्नोलॉजी। यानी कि HCL का भी बढ़ेगा। सुखोई 30 MKI सारे HCL नहीं बढ़ाए इंडिया के अंदर लाइसेंस प्रोडक्शन। मोदी जी आए और ठाके सारा सब कैंसिल, और 36 जहाज आप वहां से रेडीमेड ले आओ, छुट्टी। ना टेक्नोलॉजी मिली, ना कुछ मिला, ना कोई कहानी है, और ना ही उसके साथ जो चीजें और आनी चाहिए उनका कोई अता पता है।
आज की तारीख में आशीष भाई जो परिस्थिति है कि मेक इन इंडिया का ड्रामा करते रहो, सारी चीजें करते रहो, आज की तारीख में हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की स्थिति क्या है ये भी देखना पड़ेगा। लोएस्ट एवर पे है, लोएस्ट एवर। और अब जब आप फिर दोबारा से फ्रांस में आप पहुंच गए, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, फ्रांस में लैंड कर चुके हैं मैक्रो के साथ, फिर वही जो करते हैं अगलो मेसी और वो सारी चीजें, फोटो आएंगे, वीडियो आएंगी, हाथ में हाथ डाल के गले पड़ते हुए, वो सारी चीजें। लेकिन जो असली चीज है कि राफेल के बीच में लेकर के जो विवाद है, उनको लेकर के क्यों नहीं कोई बात होती, नहीं होगी, लटकता रहेगा ऐसे। पिछली बार आरोप लगे कि अंबानी के जरिए लाने की बात थी, ऑफसेट क्लॉज वो पुगाएगा, जिसने कभी साइकिल नहीं बनाई वो वहां पर राफेल बना रहा था। देखा आपने किस तरह का विवाद हुआ, प्राइस कॉस्ट को लेकर के, लाइफ साइकिल कॉस्ट को लेकर, इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स को लेकर के जो बात हुई, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमें मिली थी। और आज की तारीख में स्थिति क्या है, दे आर नॉट रेडी टू गिव अस, और उसके बावजूद भी आप उनके पीछे पड़े हुए। रशिया आपको Su-57 दे रहा था, इंडिया में लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए बात था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बात थी, कहीं कुछ नहीं, शेल्ड। तो ये सारी चीजें बेसिकली आशीष भाई देखना पड़ेगा, ये विजन की कमी है। एक होती है लफाजी, आप मूंगफली हो, मुंह से कुछ भी बोलते रहो, जब ग्रास रूट पे काम करने की बात आएगी तो वेयर डू यू स्टैंड। आज वो जहाज बन गया, आज ये लिफ्ट बन गया, आज ये एयरक्राफ्ट बन गया, आज हमारी ये बन गई। नेट जो फोर्सेस के पास जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इतनी नीचे कैसे है, क्या मोदी जी जवाब देंगे? जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑर्डर देके गए थे, वो मोदी जी ने किससे पूछ करके चेंज करके सारे के सारे ऑफ द शेल्फ ले लिए, हायर प्राइस के ऊपर। भारत को क्या मिला उससे? ना टेक्नोलॉजी मिली, ना HAL का स्किल एनहांस हुआ, फिर किस लिए किया था आपने? सवाल तो उठेगा ना। भक्तों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारे अधिकारी शहीद हुए हैं, ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये बहुत दुखद है, बहुत पूरे देश के लिए। एक पायलट तैयार होने में, जैसे आपने जिक्र किया कि कितना क्या सारी चीजें हैं, वो अपनी जगह, लेकिन क्या सरकार हमारे रियल स्टेट ऑफ आर्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए, चाहे वो देश में बने चाहे बाहर से बने, क्या वो वास्तव में गंभीर भी है? और जो रशिया जो आपको ऑफर कर रहा था, आपने क्यों मना किया, क्यों विड्रॉ किया उसमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से? चाइना तो 5.5 पे चला गया, पाकिस्तान को भी दे रहा है। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान को चीन की शह मिल रही है, अगली बार हमें दिक्कत आएगी। क्यों? तो ये सारे विचारणीय प्रश्न है। डिफेंस के मामले में आपने HAL का जिक्र किया, HAL क्या करेगा? इंजन तो सरकार को इंश्योर करना ना कि यूएस के साथ जी का इंजन टाइमली मिल जाए। ट्रंप आपका दोस्त है, सनातनी है, फिर इतनी देरी क्यों हो रही भाई? आप तो लगातार नेहरू को पीछे छोड़ चुके हो, बाइडेन भी आपका दोस्त था, माई फ्रेंड से नीचे तो किसी राष्ट्राध्यक्ष को संबोधित ही नहीं करते। नेट आउटकम क्या है देश के लिए? जी इंजन क्यों नहीं मिले? क्या हमने उनके ऊपर पेनल्टी क्लॉज इन्वोक किया? जवाब है ना। क्यों? अमेरिका के पिछलग्गू आप इस तरीके से कैसे होंगे कि वो जो कुछ करते आप बोलेंगे ही नहीं? क्या मतलब है इस बात का? तो एयरफोर्स की तैयारियां हो, चाहे वायुसेना की हो, ये एयरफोर्स की हो चाहे बाकी सेनाओं की हो, एक दिन में नहीं हुआ करती। ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, और प्रोसेस पूरा होने में आपने कहा, जैसे आज आप जहाज की सोचोगे, उसका RFP जारी होने से लेकर के स्पेसिफिकेशन जारी होने तक, जहाज के आने तक 15 से 20 साल लगते हैं हमारे देश के अंदर। ये MMRC ये जो राफेल आया, आप सोचिए कितना समय लगा था, कब से प्लानिंग में था। और हालत ये है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब तक आप 5th जनरेशन लेने की सोचते हो, चाइना 6.5 पे चला जाएगा। हाँ, और 15 साल में टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, आज की तारीख में युद्ध क्षेत्र पहले जैसा नहीं रहा। आपने अमेरिका की गत देख ली, जो ईरान ने किया है वहां हरमुज और उसके आसपास, जो पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका का बंदर बना के नचा दिया उसने। किस चीज से? सस्ते ड्रोनों से और मिसाइलों से। तो क्या भारत सरकार उस दिशा में काम कर रही है? बता दीजिए। अडानी अपने ले आएगा वहां से इजराइल से सामान और यहां जाके जोड़ देगा और भारत सरकार को ड्रोन सप्लाई कर देगा, बात खत्म हो। आपका इंडिजिनस क्या है? मेक इन इंडिया के नाम पे राजनाथ जी आंख में आंख डाल के बात करें ना। मोदी जी की अचीवमेंट तो बता दी 4 दिन पहले जब नेहरू को हरा रहे थे वो, कि हमारा विदेश को इतना एक्सपोर्ट बढ़ गया। क्या बढ़ा है जरा वो भी बता दीजिए। हाई एंड टेक्नोलॉजी में कहां खड़े हो आप? R&D में आप कहां खड़े हुए? आपको चाइना से मुकाबला करना है भाई। चाइना इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है, कोई गलतफहमी ना रखे। जो ईरान ने जो प्रेसिजन टारगेटिंग की है हॉर्मुज के अंदर और पूरे युद्ध के अंदर, आपको क्या लगता है ईरान की हैसियत है क्या? वो सारे का सारा चाइना बैठ के कर रहा था, जो रियल टाइम के अंदर उनको लोकेशन से सब कुछ दे रहा था।
जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ किया था। याद होगा ना ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से जब बातचीत चल रही थी डीजीएमओ लेवल पे, तो भारत के क्या बता रहे थे अधिकारी कि चाइनीज जो अपने पाकिस्तान के जनरल थे वो ये कह रहे थे कि आपका फला एसेट हमारे ऊपर टारगेटेड है इस समय, यानी कि रियल टाइम लोकेशन थी उनको हमारी। पाकिस्तान की तो है नहीं, वो तो चाइना की। हमारे वायुसेना के तमाम अधिकारियों ने कहा कि चाइना छद्म युद्ध लड़ रहा था पीछे से और उसने सारे वेपन टेस्ट कर लिए अपने रियल वार टाइम सिनेरियो। ये सच बात है। और आप डंका बजाते घूम रहे हो। ये जो चीज है ना आशीष भाई, इसके लिए आपको चीजों की समझ होना होता है। जो नेतृत्व हमारा है उसको चीजों की समझ होनी होती है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्या मतलब होता है। हम उनके साथ सोर्स कोड ले लेंगे तो वो कितना जरूरी है। राफेल के लिए मना कर दिया उन्होंने, दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है जो अब होने वाला है, और सोर्स कोड के लिए वो मना कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे उसका? आप उसके अंदर कुछ अपना तो जोड़ ही नहीं पाओगे, इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। जो कुछ भी लगना है वो फ्रांस से आएगा। क्यों लेंगे हम ऐसी चीज? लगे पड़े, लगातार एडवांस बातचीत हो रही है। तो ये चिंतनीय विषय है, हम केवल क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कर रहे हैं। जो मोदी सरकार का भगत इन सवालों का जवाब दे सके, ही इज वेलकम। आशीष चित्रांशी उसका इंटरव्यू करेंगे सवालों के साथ। लेकिन यहाँ सवाल कोई जवाब आता बचे ही नहीं आशीष भाई। कोई आता ही नहीं है हेमंत भाई। आप इतनी बातें आपने भी बताई, कहाँ पर हम कहाँ खड़े हैं आपको पता है? पिछले कुछ वक्त में, पिछले कुछ मतलब वक्त में, कुछ हफ्तों के भीतर पाकिस्तान ने आधा दर्जन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। आधा दर्जन। अभी मैं कह रहा हूँ सब लोग चेक कर लें, आधा दर्जन। और मैक्सिमम जासूसी सैटेलाइट किए हैं। और भारत का पिछला, आप पिछले 6 महीने का आप सैटेलाइट प्रोग्राम देख लो, कितने लॉन्च हुए हैं, कितने फेल हुए। वो पाकिस्तान की हम तारीफ नहीं कर रहे, वो चीन की मदद से कर रहा है। वो पता है, सबको पता है कि उसकी औकात नहीं है। हमारे इसरो के आसपास उसका कोई भी जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम कहीं आसपास भी नहीं ठहर सकता। हमारे वैज्ञानिकों के आसपास भी उनके जो है वैज्ञानिक प्रतिभा नहीं है। मानव संसाधन की बात करें तो हमारे सामने नहीं टिक रहे हैं। लेकिन चीन की मदद से वो, अभी कल हेडलाइन लगी हमारे यहाँ। कल हेडलाइन क्या थी? खाने को रोटी नहीं है लेकिन दनादन उपग्रह लॉन्च कर रहा, सैटेलाइट लॉन्च कर रहा पाकिस्तान। अब उसके पास रोटी है कि नहीं है, दाल है कि नहीं, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है भाई। आप खबर में भी असली खबर बताए आप सेकंड पार्ट में कि दनादन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन पहले जो फर्स्ट हाफ था उस फर्स्ट हाफ में पहले पट्टी बांध दिए कि पट्टी मतलब पट्टी के आंख पे रोटी रख दी आप पाकिस्तान की कि अब रोटी ढक लो कि उसके पास रोटी नहीं है, उसके बाद देखो सैटेलाइट। तो क्या देखेगा वो? यही कहेगा देखो भिखमंगों को खाने की रोटी नहीं है, सैटेलाइट लॉन्च कर। हमारे पास खूब रोटी है तो दिन भर हम रोटी ही खाते रहे, फिर सैटेलाइट छोड़ो, रोटी खाओ। रोटी और सैटेलाइट क्या लेना देना? रोटी उसके पास है नहीं है, लेकिन उस वो जो है अपनी तैयारियों पर तो फोकस किया हुआ है ना, फोकस कर रहा है। हमारे 10 सैटेलाइट के करीब, ये मैं रिपोर्ट, ऑथेंटिक रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, मेरे पास डिटेल भी आई थी, भाऊ के पास इसकी और पूरी डिटेल है, वो इस पर कार्यक्रम भी किए थे। 10 सैटेलाइट हमारे पिछले 1 साल के भीतर जैम हुए हैं, जो अपना जो डिविएट हो गए हैं अपने पाथ से, ऑर्बिट से, उनका पता नहीं है किसने किया। कहीं पर इन लूप होल्स पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे कोई बता दे। लूप होल्स पर नहीं, गायब हो गया, कोई बात नहीं, चुप रहो, कोई जानने ना पावे। अरे कोई नहीं, सब जान रहे हैं, पूरी दुनिया जान रही है। इतना ये दुनिया इतने ओपन हो चुकी है, जिसको जानना है वो सब जान रहे हैं। जिनको हमारी कमजोरी पर जिनकी नजर है वो हमारी कमजोरी को जान ही नहीं रहे हैं, नोट कर रहे हैं और उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। कोई ना जानने पावे, चुप रहो, एक पता है किसके लिए? इस देश के लिए, कि जानने ना पावे, चुप रहो, किसी को पता ना चले। सब यही जाने कि मोदी जी 56 इंच की छाती है और लेके नगाड़ा दोनों हाथ से बजा रहे हैं, डम 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 डम। बस इतने जानने पावे, ये ना कोई जानने पावे कि हम, हमारी स्थिति क्या है। स्क्वाड्रन की बात कर रहे थे हेमंत भाई। स्क्वाड्रन मतलब जो पिछली कमेटी थी, उस कमेटी का अगर रिकमेंडेशन देखा जाए तो स्क्वाड्रन बढ़ने चाहिए थे। ये स्क्वाड्रन जाने चाहिए थे हमारे 58, 59 तक, 60 तक जाने चाहिए थे स्क्वाड्रन। वो स्क्वाड्रन अप्रूव्ड जो हमारी स्ट्रेंथ है उससे नीचे पता है आधे करीब आ गई। आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का साइज और भारत का साइज देख लो। पाकिस्तान, हम लोग कहते हैं ना
कि हमारा अगर खाली उत्तर प्रदेश एक बार कस के खांस दे तो पाकिस्तान बाहर हो जाए, ऐसे ही सब डायलॉग हमारे यहाँ चलते हैं। यही स्थिति है। पाकिस्तान के पास इस समय 26 से 27 स्क्वाड्रन की खबर है कि 26.5 26 से 27 के बीच स्क्वाड्रन की बात होती है। पॉइंट में इसलिए रहता है कि स्क्वाड्रन में विमानों की संख्या कई बार होता है कि 18 से 24, मान लिया एक स्क्वाड्रन में होना है 12 है या 10 है तो 0.5 आधा हो गया। 26 से 27 हमारे स्क्वाड्रन 29 तो है। उस 29 में अगर जिनके जो रिटायरमेंट के लिए खड़े हैं लाइन में, अगर रिटायर आप कर दो तो पता चले कि 22 रह जाएगा कि 21 रह जाएगा। मतलब भारत और पाकिस्तान के स्क्वाड्रन करीब करीब बराबर होने पे आ गए हैं। पाकिस्तान नीचे से ऊपर जा रहा है और हम हमारा मुकाबला, मोदी जी 12 साल में पाकिस्तान से मुकाबला, पाकिस्तान को गरियाते गरियाते उसी के मुकाबले खड़े कर दिए। और रही सही कसर ट्रंप पूरा कर देता है। कभी पाकिस्तान का हमारे समकक्ष नाम नहीं लिया जाता था। आज हर इंटरनेशनल फोरम में, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जो माय फ्रेंड है, वो हर इंटरनेशनल फोरम में हर बार कैमरा देखता है तो भारत और पाकिस्तान को समकक्ष खड़ा कर देता है। हमारा सबसे बड़ा इससे ज्यादा अपमान क्या होगा। फिर चलिए, कार्यक्रम में बेसिकली हम 5 शहीदों के लिए और उन्हीं के लिए सवाल किया। ये शहादत आप बताओ 5-6 महीने में, इससे पहले 2 गुड़गांव का, एक हरियाणा का ही हेमंत भाई, पिछली बार सुखोई में शादी होने वाली थी, शहादत हो गई। किसे फर्क पड़ रहा है? शहादत हो गई, एक हो जाएगा, एक ऑफिशियल ट्वीट आ जाएगा, हम भी यहाँ श्रद्धांजलि देकर के अगला कार्यक्रम करने चले जाएंगे, हो गया, खत्म हो गया। यही है इस देश की नियति। चलिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।